पशुपालन मंत्री बनने के बाद पहली बार गुमला पहुंची नेहा शिल्पी तिर्की ने गुमला जिला में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उनके पूरे कार्यक्रम का फोकस ये था कि कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जाए और साथ ही साथ वे किसान जो आज भी कहीं ना कहीं परंपरागत खेती केवल करके अपनी जीविका चला रहे हैं, तो उन्हें किस तरह की खेती से जोड़ा जाए उसको लेकर विशेष रूप से फोकस किया गया। नेहा शिल्पी तिर्की ने इस दौरे के दौरान में जहां उन्होंने विभिन्न इलाकों में दौरा करके वहां पर कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही साथ उन्होंने जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों से वार्ता करके जिले में कृषि को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, पशुपालन से लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया। नेहा शिल्पी तिर्की ने ग्रामीणों से स्पष्ट कहा कि आज के समय में सरकार की विशेष फोकस है कि ग्रामीणों की आय कैसे बेहतर हो सके और गुमला जिला से गुमला हो, लोहरदगा हो, सिमडेगा सहित झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां से पलायन की समस्या जो है उसके निदान के लिए उन्हें सबसे बेहतर विकल्प ये माना कि कृषि और पशुपालन को बेहतर तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। मंत्री बनने के बाद से ही जिस तरह से उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद अपनी कार्यशैली को बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की है, और जैसा कि आपको जानकारी है ही कि नेहा शिल्पी तिर्की बंधु तिर्की की बेटी है और बंधु तिर्की को भी माना जाता है कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। बंधु तिर्की जब शिक्षा मंत्री थे तो उस दौरान भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम है कि कई क्षेत्रों में बेहतर बदलाव भी हुआ था। और अभी वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार की जो गठन हुई है उसमें नेहा शिल्पी तिर्की को कृषि और पशुपालन विभाग की जिम्मेवारी मिली है और वो काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रही है। मंत्रालय में जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण लिया उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। एक पढ़ी लिखी महिला होने के साथ ही साथ उनके पास जो सोच है और जो समझ है वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि वो ग्रामीणों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से जानती हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली नेहा शिल्पी तिर्की ने स्पष्ट कहा कि आज के समय में किसानों को जैविक खेती की ओर ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैविक खेती से उत्पादित सामानों की सामग्री की कीमत भी अच्छा बाजार में मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के कई पशुपालन से भी जुड़ के किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। इसके लिए पशुपालन की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो या मुर्गी पालन की बात हो, बकरी पालन की बात हो, तमाम चीज़ों के लिए सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है और कैसे किसानों को इन तमाम योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। नेहा शिल्पी तिर्की के जो भाषण थे उसमें पूरा फोकस यही था कि किसानों को कैसे बेहतर तरीके से काम करने के अवसर मिल सके, किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा कैसे मिल सके, किसानों को कैसे बेहतर विकल्प मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आपको जानकारी है ही कि गुमला जिला में कृषि विभाग के सहयोग के माध्यम से कृषि मंत्री के निर्देश के बाद भूमि संरक्षण विभाग हो, कृषि विभाग हो या उद्यान विभाग हो, तमाम विभागों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। नेहा शिल्पी तिर्की ने जिस तरह से लोगों को संबोधित करते हुए और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को, जिस दौरान वहां पर जिले के जो डीसी है कर्ण सत्यार्थी वो भी मौजूद थे, सभी पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जाने योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए और उसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल सके, इसका प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान में कुछ महिलाओं ने जो कि आज कहीं ना कहीं जैविक खेती से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रही हैं, उन्होंने अपने अनुभव को भी शेयर किया। नेहा शिल्पी तिर्की के इस कार्यक्रम के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि गुमला और लोहरदगा, सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल इलाके में जहां पर लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है, उस खेती को विकास करने का बेहतर अवसर मिल पाएगा। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन इलाकों के लिए अन्य जिलों की तुलना में विशेष रूप से फंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इन इलाकों में कृषि के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और कृषि में सरकार की ओर से अगर इन इलाकों में ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से पलायन सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। और पलायन का दर्द झेलने वाले लोगों का दर्द क्या होता है वो कई बार मीडिया के माध्यम से सामने आती है, जिसके बाद सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नजर आती है। लेकिन नेहा शिल्पी तिर्की कृषि मंत्री बनने के बाद जिस तरह से कृषि और पशुपालन के विकास को लेकर काम कर रही है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करते हुए इसी बात की ओर फोकस किया कि हमारा विशेष फोकस ये होना चाहिए कि कृषि को मजबूत करना है, क्योंकि कृषि कहीं ना कहीं हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो लोग उससे जुड़े हैं उसके लिए भी, जो लोग उनसे जुड़े नहीं हैं उनके लिए भी, क्योंकि कृषि उत्पादन अगर नहीं होगा तो लोगों को सही रूप से भोजन नहीं मिल पाएगा, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का विशेष फोकस है और पैकेज भी कहीं ना कहीं बजट का एक बड़ा पैकेज भी इसके लिए दिया जाता है और उनका पूरा प्रयास होगा कि सरकार की तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए और गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल इलाके की तस्वीर बदली जा सके। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। और साथ ही साथ हमारे वर्तमान में जो किसान है उसका आय को कैसे दुगना कर सकते हैं, इसलिए सोच को बदलने का बहुत जरूरत है। हम लोगों को सोच को बदलने के लिए और अपने पारंपरिक तौर तरीकों को बदलने के लिए पहला चीज हम लोगों को है कि पशुपालन को अपनाना हो। जो वर्ग, जो समाज के लोग जो भी पशुपालन की ओर जा रहे हैं, आप देखेंगे कि उनका आय बहुत ही अश्योर्ड है, उनको जो उनका कमाई है वो होना ही होना है। और मात्र दूध उत्पादन से मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऐसे लाभुकों से हम मिल चुके हैं, ऐसे किसानों से हम मिल चुके हैं, महिलाएं
गाय से दूध उत्पादन करके 2 लाख रुपया महीने का कमा रही। उनके बच्चे बाहर राज्यों में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे। ये संभव हो पाया है क्योंकि उन्होंने अपने सोच को बदला। इसके साथ ही साथ उद्यान के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं, बागवानी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, सुकर पालन के क्षेत्र में, बकरी पालन और कुक्कुट पालन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें की जा सकती है। हम आज बसिया से आ रहे हैं। बसिया में एक सहकारिता समिति है जिसमें 300 दीदियां जुड़ी हुई हैं और आज वो 300 दीदियां एक साथ मिलके सालाना उनका जो समिति है उसका 10 करोड़ रुपया टर्नओवर होता है। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको हम इस बात में जोर दे रहे हैं कि समय के साथ अपने हमें तौर तरीकों को भी मजबूत करने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ आज के समय में आप अकेला किसान, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं हासिल कर सकते और यही कारण है कि सहकारिता समूह को हम लोग इतना जोर दे रहे हैं। मैंने अराउज के आज बैठक में भी इस बात को कहा है कि जिला के जो सहकारिता पदाधिकारी हैं वो 20 तारीख को आके सरकार जो अराउज के मुख्य लोग हैं उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से सहकारिता समिति का गठन करना है और उसको रजिस्टर करने का क्या तरीका है। जब तक समूह रजिस्टर्ड नहीं होगा सरकार उसको किसी भी तरह का लाभ नहीं दे सकता है। मुझे मालूम पड़ा कि ये जो शॉल है ये यहाँ पे ही बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे बुनकर समिति पहले से है, मगर बुनकर समिति को कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो समिति आज के दिन में सरकार से रजिस्टर्ड की हुई नहीं है। इसीलिए इस बात में जोर दे रही हूँ ताकि चाहे वो मत्स्य पालन समिति हो, बुनकर समिति हो या आपका एफपीओ हो, सारी सोसाइटी बना के किसानों का समूह बना के उसको रजिस्टर करने की जरूरत है। वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपका सारा सिस्टम प्रक्रिया में आ जाएगा और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी ग्रांट दिए जाते हैं उस ग्रांट का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपको बाजार भी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ आप जो एक अपना मुंह बोला दाम भी आप ले सकते हैं। आज क्या होता है, आज एक खेत में लोग मिर्चा उगा रहे हैं, बगल वाला देखता है भाई ये मिर्चा उगा रहा है, हम क्यों मिर्चा उगाए, हम गोभी उगाएंगे। उसके बगल वाला देखता है, वो बोलता है हम गोभी क्यों उगाएंगे, हम टमाटर उगाएंगे। उपज कितना होता है, उतना होता है जिसका आप खुद से बोली भी नहीं लगा पाते। जो व्यापारी आपको बोली बताता है उसी में आपको बेचना पड़ता है कि नहीं। मगर आप अगर 4-5 किसान या 20-25 किसान एक साथ मिल के उगाएंगे एक ही चीज को, मिर्चा उगा रहे हैं, क्विंटल उसका उत्पाद होगा, बोली वो किसान लगाएगा। इसीलिए समितियां इतनी जरूरी है, इसीलिए एफपीओ इतना जरूरी। अकेले चना भार नहीं तोड़ता, बात है वही चीज, आपको उसको समझना होगा। इसीलिए समिति में वो ताकत है, एफपीओ में वो ताकत है। इसीलिए शुरुआत हम लोग अराउज को मजबूत करने के लिए और अराउज के माध्यम से किसानों को मजबूत करने के लिए शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कि हम लोग समितियों का गठन करेंगे, समिति को रजिस्टर कराएंगे और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उसको हम लोग उस सोसाइटी के द्वारा ही उसको लाने का काम करेंगे। मुझे जानकारी मिली है गुमला के किसान हैं, मगर अब जानकारी मिल रही है कि लोग सिमडेगा, लोहरदगा, छतखुटी से भी आए हैं। तो मैं पहले तो आप लोगों से क्षमा भी चाहूंगी कि इतना देर आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मगर आज कार्यक्रम ही बहुत इस तरह से लगा हुआ था कि बसिया से कई सारे दौरा करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुंचे आप लोगों के बीच में। और आज का कार्यक्रम भी जो लगाया गया था कि म्यूजियम का भ्रमण करना है, फिर जो अराउज सोसाइटी काम कर रही है उनका जायजा लेते हुए आगे क्या करना है उनके बारे में भी चर्चा करना था, जिस कारण से लेट हुआ। मगर अच्छी बात यह है कि आज पूरा दिन जो हम लोगों ने व्यतीत किया है वो केवल और केवल आप लोगों को केंद्र बिंदु में रखते ही हुए किया गया। आप लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों का आय को कैसे दुगना किया जाए, आप लोगों को बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन्हीं तमाम चीजों में आज का चर्चा रहा है। और पहली बात तो मैं अराउज संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने
अपने तरफ से अपने क्षमता में, अपने सीमित संसाधनों में जितना संभव हो पाया है, आज इस सोसाइटी को आप लोग ने मजबूत करने का काम किया है और साथ ही साथ हमारे कृषक भाइयों बहनों को लगातार जोड़ने का भी आप काम कर रहे हैं। देखिए, बतौर कृषि मंत्री मैं एक बात मानती हूँ कि आज समय काफी बदल गया है। आज आप देखिएगा तो गांव भर में भी ढेकी टूटा हुआ खाना कोई नहीं खाता है। कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। समय इतना बदल गया है। इसीलिए पारंपरिक तरीके से जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन चीजों में भी, उन सोच में भी, उन तौर तरीकों में भी अब हम लोगों को बदलाव लाना होगा। समय के साथ जो हमारे इर्द गिर्द में, पर्यावरण में, हवा पानी में जो बदलाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोगों को अपना सोच को भी बदलना होगा। तभी हम अपना आय को दुगना कर सकते हैं, तभी यहाँ के किसान जीवित भी रह सकते हैं, हम इसको कहेंगे। क्योंकि आप हम देखेंगे झारखंड जैसे राज्य में हमारे किसान अधिक से अधिक, हमको लगता है 80% किसान जो है केवल और केवल धान के खेती में, खरीफ खेती में ही निर्भर है। सही बात है कि नहीं? उसके बाद 6 महीना 8 महीना खेत इसी तरह से खाली बंजर रहता है। ना हम लोग पशुपालन करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में अगर अधिकतर देखा जाए तो पशु पालने का हमारा कोई परंपरा भी नहीं रहा है। दूध का सेवन, ये सब चीजें हमारा कभी परंपरा भी था नहीं। तो इसीलिए उन चीजों पे भी हम लोगों का सोच समझ अभी तक नहीं गया है और अधिकतर समय हम लोग अपने खेत को छोड़ के पलायन करते हैं। मुझे आज जानकारी भी मिली है कि अराउज संस्था अपने तरफ से यही प्रयास कर रहा है कि हम लोग कैसे पलायन को रोकें। आखिरी जो हम लोगों का उद्देश्य है इस अराउज संस्था से वो यही है कि राज्य में हम लोग के अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे शायद 24 एफपीओ है गुमला में, और 24 एफपीओ का बैठक, साप्ताहिक बैठक होता है। मैं उनको श्रेय भी देती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि किसी जिला में साप्ताहिक बैठक एफपीओ का होता है। महीने में होता होगा, 3 महीने में एक बार होता होगा, मगर गुमला में साप्ताहिक बैठक एफपीओ का हो रहा है। इसका मतलब जिला के प्रशासन का भी इसमें खास ध्यान है। और आज के दिन में वो मुझे बता रहे थे कि शायद 24 में से 5 एफपीओ हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो चुका है, 1 करोड़ से अधिक हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिला के लिए भी। हम लोगों को सिस्टम को समझना होगा, व्यवस्था को समझना होगा, तभी व्यवस्था से हम लोग लाभ उठा सकते हैं। समय के साथ चीजें बदल रही हैं, मेहनत सब चीज में। खेत आज आप काम करते हैं, खेत में मेहनत नहीं है, मेहनत सब चीजों में है। मेहनत मेरे काम में है, मेहनत उनके काम में है, मेहनत आपके काम में है, मेहनत सब जगह है। मगर आज के समय में हम लोगों को थोड़े से दिमाग से भी काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा ज्ञान का भी आवश्यकता पड़ेगा, ताकि हम लोग अपना मेहनत का ज्यादा से ज्यादा फल ले सके। इसीलिए इन सभी बातों के साथ मैं विशेष रूप से अराउज संस्था को, तमाम हमारे जितने भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग लगातार अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं, सीमित संसाधनों में भी। और मेरी सरकार और मैं और मेरा विभाग आप लोगों के साथ पूरे मजबूती से आपके प्रयास में खड़ा है, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ।